अस्सलाम एवरीवन, मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस। टीजीटी नेचुरल साइंस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं साइंस के, मैं वो क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाने वाली हूँ। उससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनके जो ऑप्शंस हैं उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ के भी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, which one among the following is not a correct statement with reference to spermatogenesis? स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे पहले होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ओके, स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और वो होता कहाँ पे है? वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, विच आर प्रेजेंट इन टेस्टिस। टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है उसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाना चाहती हूँ। ओके, सो जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वो स्पर्मेटोगोनियम क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं साइज़ में। तो इफ़ दिस इज़ द साइज़ ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, वो क्या होगा? साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा और डिप्लॉयड बन जाएगा। डिप्लॉयड का क्या मतलब होता है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब होता है कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स इसमें होंगे। ओके, तो ये डिप्लॉयड सेल होगा। उसके बाद इसमें क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा, जिसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। मियोटिक डिवीजन यानी रिडक्शन डिवीजन, यानी ये जो 2n था वो अब क्या रह जाएगा? n रह जाएगा, जिसको कहते हैं हैप्लॉइड। तो ये कितने स्पर्मेटिड्स देगा? हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स देगा, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स देगा। यानी जो स्पर्मेटोगोनियम है जो कि डिप्लॉयड था वो अब हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स देगा। हैप्लॉइड मतलब इसमें सिर्फ कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ओके, और यही स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया। अब चलते हैं ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, इट अकर्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि यस, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मियोटिक डिविजन्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पर्मेटिड्स। यस, ये भी बिल्कुल ठीक है। अभी हमने देखा कि मियोटिक डिवीजन के बाद ही क्या बनते हैं? 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। अनफंक्शनल स्पर्म्स गेट्स मैच्योर्ड आउट ऑफ 4 स्पर्मेटिड्स। इस ऑप्शन पे अभी आएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सारे जो 4 के 4 स्पर्मेटिड्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं वो स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन हमें गलत लग रहा है। पहले हम 4th ऑप्शन चेक करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद सर्टोलाई सेल्स। यस, जो सर्टोलाई या सर्टोली जो भी प्रोनाउंस करते हैं, ये जो सेल्स होते हैं, यस, ये इन्वॉल्व होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, ये नेसेसरी होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। ओके, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमें क्या देखना था? नॉट। ओके, नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी इसको मार्क करके रखना है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें नॉट लिखा हुआ है। दैट इज़ वाई जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 3rd ऑप्शन। सो 3rd ऑप्शन इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें पैनक्रियाटिक एमाइलेज का क्या फंक्शन होता है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज एक एंजाइम है जिसमें और बहुत सारे एंजाइम्स भी आते हैं। पैनक्रियाटिक एमाइलेज एक एंजाइम है, जैसे लाइपेज एक एंजाइम होता है। इसी तरीके से पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को कन्वर्ट करता है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है इनटू सिंपल शुगर्स। तो होता क्या है इस प्रोसेस में? अब ये देखिए, अगर आपको ये पता है कि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे स्टार्च का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्च सबसे पहले मैल्टोज में कन्वर्ट होता है। स्टार्च को, ये एंजाइम स्टार्च को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेगा? मैल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ओके, और उसके बाद वो मैल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको पता है तो आपको बिना बाकी ऑप्शंस को देखे हुए पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
व्हाट इज़ ब्रोकाज एरिया। अब ये भी अगर आपको पहले से ही पता है कि ब्रोकाज एरिया क्या होता है और किस चीज़ से रिलेटेड होता है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। ब्रोकाज एरिया इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोटर स्पीच, यानी जो बोलने वाले ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। ये हमारे माउथ के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये एरिया जो होता है ये रिलेटेड होता है माउथ के मूवमेंट से। तो इनमें जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे सेकेंड ऑप्शन है प्राइमरी विजुअल एरिया लोकेटेड इन द ऑक्सीपिटल लोब्स, या प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया, या फिर एरिया विच इंटरप्रेट्स द सेंसेशन ऑफ स्मेल, तो इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, ये क्लोजली रिलेटेड है। ब्रोकाज एरिया रिलेटेड है मोटर स्पीच से। सो आर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। Which one of the answers are correct with respect to acceptor molecule of carbon dioxide in C3 and C4 pathway? अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको डिटेल में C3 and C4 पाथवे को पढ़ना पड़ेगा। उससे आपको पता चलेगा कि एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ओके तो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स देखते हैं। जो एक्सेप्ट करता है मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को C3 पाथवे में वो होता है रुबिस्को बाइफॉस्फेट, और जो C4 में करता है वो PEP होता है, यानी फॉस्फोइनॉल पायरोवेट। तो PEP की फुल फॉर्म भी आपको यहाँ से पता चल गई, इसको भी याद रखना है। PEP की फुल फॉर्म होती है फॉस्फोइनॉल पायरोवेट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 में है रुबिस्को बाइफॉस्फेट, इसको RUBP भी कहते हैं। और जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें जो सेकेंड वाला पार्ट है वो है फॉस्फोइनॉल पायरोवेट, जिसको PEP भी कहते हैं। सो दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू द लेवल ऑफ अमोनिया इन लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल्स फॉर कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वेयर डू द ग्लाइकोलिटिक pathway, citric acid cycle steps and electron transport system take place respective, यहाँ पे respective the occur at ये लिखा हुआ है, ये एग्जाम में भी ऐसे लिखा हुआ था, बट ये इसका मतलब है कि रिस्पेक्टिवली ये कौन कौन सी जगहों पर होते हैं। जैसे फर्स्ट है ग्लाइकोलिटिक पाथवे, तो वो कहाँ पे होता है। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिटिक पाथवे जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अगर आपको पता है कि ये कौन कौन सी जगह पे होता है, आप फौरन आंसर दे सकते हैं बिना किसी ऑप्शन पे जाए हुए। तो फर्स्ट है ग्लाइकोलिटिक पाथवे कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल जो स्टेप्स होते हैं इसके वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है क्रिस्टे में, जिसको इनर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो आवर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 3, जिसमें साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड क्रिस्टी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके सो इसमें नंबरिंग की मिस्टेक हो गई है, मैं आपको करा देती हूँ। ये 7 होगा, एक्चुअली इसमें 6 लिखा है। प्लांट्स दैट फ्लावर्स अंडर द फोटो पीरियड्स लेस दैन द क्रिटिकल डे लेंथ, यानी ऐसे प्लांट्स जिनको कम डे लाइट की ज़रूरत होती है उनको क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स। अब यहीं से आपको ये भी पता चल जाएगा कि लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं, जिनको ज़्यादा फोटो पीरियड की ज़रूरत होती है उनको लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। और फोटोट्रॉपिक क्या होता है, जो लाइट की तरफ मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें बहुत सारे मूवमेंट्स आते हैं जो 10th क्लास में है, जैसे जियोट्रॉपिज्म है, फोटोट्रॉपिज्म है, कीमोट्रॉपिज्म है, यानी केमिकल की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको कीमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। इसकी डिटेल आप एक बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज म्यूटाजेनिक एजेंट्स। अगेन इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि म्यूटाजेनिक एजेंट्स होते क्या हैं, जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं या जो जेनेटिक यानी जो जेनेटिक मेकअप होता है उसको चेंज कर देते हैं, जैसे कैंसर वगैरह है। तो ये सब इन एजेंट्स की वजह से होता है। तो इसमें कौन कौन से एजेंट्स आ जाते हैं, एक्सरे यस, अल्ट्रावायलेट रेज, मस्टर्ड गैस भी एक म्यूटाजेनिक एजेंट है। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, बट यस मस्टर्ड गैस भी म्यूटाजेनिक एजेंट है। सो आवर आंसर वुड बी 4th ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फ्लाई ऑफ ड्रोसोफिला इज़ ट्राइजोमिक। ट्राइजोमिक का मतलब है कि कोई एक क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो गया है और वो 3 हो गया है, नंबर में 3 हो गया है, ट्राइजोमिक। ओके फॉर वन ऑफ द क्रोमोसोम्स ABCD क्रोमोसोम्स हैं और कोई भी एक क्रोमोसोम जो है वो 3 हो गया है, चेंज हो गया है, ठीक है, ट्रिपलेट बन गया है मतलब।
विच वन अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज़ करेक्ट फॉर दिस एनिमल। ये बहुत ही ईजी है क्योंकि आपको सिर्फ इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ABCD में से कोई भी एक 3 बार रिपीट हो रहा है। तो ये आप इजीली देख सकते हैं कि 3 बार रिपीट कहाँ पे हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में C 3 बार आ रहा है, इसलिए आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। tRNA डिफर्स फ्रॉम द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ बीइंग। अब रिमेनिंग टाइप्स इन बीइंग, इसका मतलब है पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के RNA होते हैं। RNA होते हैं 3 टाइप्स के, mRNA, एक होता है mRNA, mRNA, नेक्स्ट इज़ यहाँ पे है tRNA और उसके बाद होता है rRNA। अब इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। mRNA होता है मैसेंजर RNA, tRNA होता है ट्रांसफ़र RNA और rRNA होता है राइबोसोमल RNA। तो इनका जो स्ट्रक्चर है जो डिफ़र करता है वो डिफ़र करता है इनके इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि tRNA ऐसा है जिसमें एंटीकोडॉन्स होते हैं और वो एंटीकोडॉन्स कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, tRNA का ऐसा स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे एंटीकोडॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो एंटीकोडॉन्स होते हैं यहाँ से ये क्या करता है, दूसरे जो mRNA और rRNA जो होते हैं इनसे इन्फॉर्मेशन लेता है। तो इस तरीके से ये बाकी के RNA से डिफरेंट होता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी कैरीज इन्फॉर्मेशन इन इट्स एंटीकोडॉन्स, यानी सिर्फ tRNA ऐसा है